Very good evening, all our viewers. Good evening, CK sir. Good evening, Megha, Bhushan ji. I Hi, good think I'm evening. audible to all. And also good evening, all our viewers. और आज हम फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके भूषण के साथ आए हैं. दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ स्टार्टअप वैल्यूएशन. और कल सभी स्टार्टअप्स ने, सभी लोग जो वाना बी स्टार्टअप्स भी हैं, उन्होंने ये चीज़ जान लिया होगा भूषण के साथ. एक वी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन यस्टरडे कि स्टार्टअप वैल्यूएशन है क्या. स्टार्टअप वैल्यूएशन है क्या, इस बात के बाद नाउ नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि स्टार्टअप वैल्यूएशन हमें करना कैसे है और इसकी ज़रूरत क्यों है. देखिए, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव. जिस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता, एंड आई होप एवरीवन विल एग्री टू दिस, जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते शायद उस चीज को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता. और स्टार्टअप वैल्यूएशन भी हमारा कुछ इसी तरह से है कि आपका जो वैल्यूएशन है वो कोई, जो हमारे चाहे एंजल इन्वेस्टर्स हों या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, किस तरह से वो आपके स्टार्टअप को वैल्यूएट करते हैं जब हमें फंडिंग मिल रहा होता है. क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन की जब भी बात आ रही होती है किसी स्टार्टअप के, तो हम बहुत ज़्यादा हमारे स्टार्टअप जो हैं वो फंडिंग्स की तरफ देख रहे होते हैं. तो इस समय किस तरह से आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन किया जाएगा, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो वो कितने मेथड्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिनसे स्टार्टअप का वैल्यूएशन किया जाएगा. एंड वी हैव समवन लाइक भूषण विथ अस who will explain you about all this, जो खुद भी एक इन्वेस्टर हैं और जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस स्टार्टअप, जैसा कि कल आपने बताया होगा, जो कबाड़ीवाला.com है हमारे भोपाल से, उनके साथ इन्वेस्ट किया था. आज वही सारी टेक्निकलिटीज़ को लेते हुए वो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं कि आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन डिसाइड हो. वी हैव विथ अस टुडे मिस्टर भूषण again. So Bhushan, it's the stage is all yours now. हम चाहेंगे कि हम आपके साथ स्टार्ट कर सकें और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सभी लोग इस चीज़ को जान सकें कि एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है. हम उसको एक बहुत अच्छे स्लाइड शोज के यूज करते हुए और आपके थ्रू हमें जानने मिलेगा, हमारे व्यूअर्स को, स्टार्टअप वैल्यूएशन कैसे होता है. So Bhushan, we can start off with inputs from your side now. Thank you, Agranshu. Good evening, everyone. हम वापस मिल रहे हैं. कल हमने जो डिस्कस किया, yesterday we discussed about valuation. जैसे मैंने बोला कि art of the valuation, the science of the valuation. आज हम जो बात करेंगे will be more के technique of valuation कैसे होती है. और मैं ये वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी सब जगह पे सिमिलर होती है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है. और उसमें जो आप पैरामीटर सेट करते हो स्टेज बाय स्टेज वो चेंज होते हैं. तो आई विल जस्ट शेयर अ स्क्रीन जहाँ पे मैं थोड़ा सा आई विल गो थ्रू द प्रेजेंटेशन और आपको एक एक डिटेल में समझाऊंगा ये डिफरेंट मेथोडोलॉजी. उसके बाद मैं आपको थोड़े से एग्जिस्टिंग केस स्टडीज इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप्स है आज की तारीख में, सेम इंडस्ट्री में वो कैसे कैसे वैल्यू होते हैं, कैसे वैल्यूएशन चेंज होते हैं और क्यों होता है. तो उस पर थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा. और देन अगर अपने पास टाइम रहेगा तो मैं एक टेम्पलेट है जहाँ पे हम कैसे वो वैल्यूएशन नंबर्स डालते हैं और क्या क्या अजम्पशन डालते हैं वैल्यूएशन करने के टाइम. तो मैं थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा. सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. आई होप आप देख सकते हैं ये स्क्रीन. हाँ, yeah. Great. So This one. now, Yeah. yeah. It will be So live to everyone. okay. Uh, so this is visible now. Yeah, it's visible. Yes. Yeah. Okay. So yeah. So सबसे पहले मैंने जैसे कल समझाया था उसी को मैं लाइन को एक रिपीट कर रहा हूँ
व्हाट इज वैल्यूएशन? तो वैल्यूएशन है करंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर द लाइफ। आप फ्यूचर में कितना कैश जनरेट करने वाले हो, बिजनेस में फ्री कैश कितना जनरेट करने वाले हो, उसकी मैं आज की अगर वैल्यू गिनूं तो उसी को हम लोग वैल्यूएशन बोलते हैं। तो वैल्यूएशन कभी भी आपका सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होता है, इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेसिस पे होता है। और ये प्रोजेक्शन आपके सिर्फ नेक्स्ट 1 साल या 2 साल के बेसिस पे नहीं होता है, आपकी लाइफ टाइम में आप क्या करने वाले हो ओवर द। इसलिए काफी टाइम आप जब इन्वेस्टर्स को मिलते हो, इन्वेस्टर बोलते हैं कि आपके 5 साल के प्रोजेक्शन लेके आओ। ये 5 साल के प्रोजेक्शन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको देखना है कि ओवर अ पीरियड आप कैसे आपका बिजनेस मूव करेगा। सो दैट्स द रीजन आई से कि करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेथड्स होती है। अभी ये मेथड्स वेदर स्टार्टअप है, वेदर लिस्टेड कंपनी है, ग्रोथ स्टेज है, उसके हिसाब से वो वेरी करेगी आप कौन सी मेथड यूज करते हैं, उनकी सुटेबिलिटी होती है हर एक मेथड की। लेकिन ये डिफरेंट मेथड्स है, जैसे हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और हर एक मेथड को मैं थोड़ा सा डिटेल में मैं आगे समझा रहा हूँ। तो एक है जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, फिर होता है आपने काफी टाइम सुना होगा पी मल्टीपल जो बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग, फिर होता है प्राइस टू बुक, एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से आप वो करते हो, एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, फिर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर होता है एंटरप्राइज वैल्यू फॉर वॉल्यूम। तो ये भी एक होता है। देन कंपेरेबल वैल्यूएशन, कंपेरेबल वैल्यूएशन में अपने लोग जब केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, कुछ एग्जांपल्स जब हम देंगे तो वो तभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। सो लेट मी कम टू द फर्स्ट वन व्हिच इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में क्या कर रहे हैं हम कि फ्यूचर में जितना भी कैश जनरेट होने वाला है बिजनेस का, उसको हम आज के वैल्यू पे लेके आते हैं। अब जब हम बोलते हैं कि आज के वैल्यू पे लेके आते हैं, तो मैंने कल की डिस्कशन में जैसे मैंने टर्म की होगी रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग जैसे मैंने बोला कि आपका रिस्क परसेप्शन क्या है, आपका रेट ऑफ डिस्काउंटिंग डिसाइड होता है। जैसे रिस्क होता है वैसे ही मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो होता है, मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मैं उसको रेट ऑफ डिस्काउंटिंग करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कल अगर 100 रुपए का प्रॉफिट बनाने वाला हूँ और मेरा अगर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10% है, तो आज वो 100 रुपया जो कल कमाने वाला हूँ उसकी आज वैल्यू 90 रुपया हुई। या अगर मैं कहता हूँ कि मेरा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग विच इज माई एक्सपेक्टेड रिस्क बोलूँ, या मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 25% है एनुअलाइज, तो नेक्स्ट ईयर जो मैं 100 रुपए का कैश फ्लो जनरेट करने वाला हूँ, प्रॉफिट जनरेट करने वाला हूँ, उसको आज मैं वैल्यू करूंगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 80 रुपीज पे। ओके, तो दिस इज हाउ यू डिस्काउंट योर कैश फ्लो ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो जो जैसे जैसे आपका रिस्क बिजनेस में ज्यादा होता है तो आपका रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ज्यादा होता है। मैं अगर वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। ठीक है, मैं आज बिजनेस में अर्ली आता हूँ तो मुझे भी हर वेंचर कैपिटलिस्ट सोच रहा है कि मैं हर बिजनेस में ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 साल मैं एटलीस्ट पैसा मेरा 4 गुना 5 गुना 7 गुना करूँ। तब जो मैं करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा रखता हूँ, और जितना मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा रखता हूँ उतना मेरा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ज्यादा होता है। तो वही 100 रुपया अगर 10% के एक्सपेक्टेशन पे आज की वैल्यू 90 होती है, तो वही 25% के उसमें उसकी वैल्यू आज हो जाती है अराउंड 80। सो दैट इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब ये कहाँ पे यूज ज्यादा होता है, तो ये सूटेबल होता है अगर समझो कोई बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बिजनेस है, जिसको आपको डेवलपमेंट करने को टाइम लगता है, सेटअप होने को टाइम लगता है, लेकिन इसमें से प्रॉफिट आपको काफी टाइम के बाद आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेसेस टेक्नोलॉजी में। तो इसके अंदर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज करते थे, क्योंकि आपके 5 साल 6 साल बाद वाले प्रॉफिट भी यहाँ पे आपके बिल्ट इन होते हैं। दूसरा होता है करंटली लॉस मेकिंग, जैसे ये स्टार्टअप है। भूषण, क्या इस पे हम थोड़ा सा और बात कर सकते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे? हाँ, आई मीन कुछ क्वेश्चंस थे। एक तो लोग ये जानना चाहते हैं, आई थिंक कल भी लोगों ने बोला था, हमने कहा था आज सबसे पहले उनको आंसर करेंगे, प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। और एक एग्जांपल हम छोटा सा समझना चाहेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, कोई भी एक एग्जांपल लेके, हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स है किसी भी स्टार्टअप का लेके, वो समझना चाहेंगे, और प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। श्योर।
तो मैं थोड़ा प्री मनी पोस्ट मनी के बारे में अभी बात करता हूँ। मैं जो आपको वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी का जो एक है, जब एक्सेल पे शेयर करूंगा, बिकॉज मैं जंप जाता हूँ, तो जब एक्सेल शेयर करूंगा तो मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके दिखाऊंगा कैसे होता है वैल्यू। ठीक है, सो प्री मनी वैल्यूएशन मतलब क्या है कि मैं आज बोलता हूँ कि मुझे 5 करोड़ रुपए रेज करने हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 5 करोड़ रुपए रेज करने हैं और मैं बोलता हूँ वो 5 करोड़ के लिए मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्टर को 25% स्टेक देने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 करोड़ रुपया अगर मैं इन्वेस्टर पैसा डालेगा तो उसको 25% शेयर मिलेगा, तो कितनी वैल्यू हो गई कंपनी की? 20 करोड़। 5 करोड़ डिवाइड बाय 25%, तो हो गई 20 करोड़। तो ये 20 करोड़ जो हुई इज द पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ठीक है, कि ये 5 करोड़ गिनने के बाद मेरा जो शेयर होल्डिंग हुआ उसकी वैल्यू के हिसाब से मेरी 20 करोड़ की वैल्यू, दैट इज द पोस्ट मनी वैल्यूएशन। अब लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसे आने के पहले जो मैंने वैल्यू दी कंपनी को, दैट इज 20 माइनस 5 करोड़ विच इज 15 करोड़। ओके, तो 15 करोड़ होगी, ये प्री मनी वैल्यूएशन हो गई कंपनी की। अब इसमें डिफरेंस क्या है प्री मनी और पोस्ट मनी में? प्री मनी में बोलता हूँ कि ये पैसा नहीं आता है तो मेरी बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ये पैसा आ जाता है तो ये बिजनेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो या कोई भी मेथड करता हूँ तो मैं हमेशा, मैं कभी भी पोस्ट मनी वैल्यूएशन नहीं लेता हूँ, मैं प्री मनी वैल्यूएशन लेता हूँ। प्री मनी वैल्यूएशन जो आती है, अगर 15 करोड़ की मेरी वैल्यू आई, मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ठीक है 15 करोड़ प्लस 5 करोड़ की मेरी कंपनी, आपका पैसा आने के बाद पोस्ट मनी इसकी वैल्यू 20 करोड़ हो गई। So that's the difference between pre-money and post-money. आई थिंक लोगों को कभी क्लियर हो गया होगा। और जो एग्जांपल की आपने बात की, जब हम एक्सेल में जाएंगे तब उस एग्जांपल से हम समझेंगे कि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर आगे और जो भी मेथड है, जैसा आपने बोला, विल वेट फॉर दैट एक्सेल। करेक्ट, मैं वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कैसे वो होती है यूज, मैं आपको तभी मैं बताऊंगा। श्योर। सो ये कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आज की तारीख में जब आप एज अ स्टार्टअप भी एज पर द मर्चेंट बैंकर जो आपको वैल्यूएशन बना के देता है, या गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो यूज करती है, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ही यूज करती है आपके वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो जो भी अगर आपने अपना वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाएंगे तो उसमें वो लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो ही यूज करेगा। उसकी वजह क्या है डिस्काउंटेड कैश फ्लो के? मेरे जितने भी स्टार्टअप है एटलीस्ट 2 साल 3 साल 4 साल तक तो लॉस मेकिंग है, तो अगर 3-4 साल मेरे अगर लॉस मेकिंग है तो मैं उनके कैसे वैल्यू करूंगा? उनको ना तो मैं प्रॉफिट पे वैल्यू कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मुझे उसके सेल्स पे वैल्यू करना पड़ेगा, या फिर मुझे उसके बाद आगे जाके आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे जो कैश फ्लो जनरेट आगे जाके होने वाला है 4 साल 5 साल के बाद, उसके वैल्यू पे मुझे करना है। तो इसीलिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज होता है स्टार्टअप्स में, क्योंकि इसकी आपका लॉन्ग टर्म कैश फ्लो हम इसको फैक्टर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है काफी ऐसे बिजनेसेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस होते हैं, पावर बिजनेस होते हैं, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ा कैपेक्स लग जाता है। आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया, सीमेंट प्लांट डाल दिया, आपने रोड प्रोजेक्ट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो आपको, या पोर्ट बनाया, पावर प्रोजेक्ट बनाया, तो आपने स्टार्टिंग में उसमें काफी सारा कैपेक्स डाल दिया। लेकिन एक बार वो कैपेक्स डाल दिया 1-2 साल का, उसके बाद वहां से कैश फ्लो आते रहेंगे, कैश फ्लो आते रहेंगे, कंसिस्टेंटली आते रहेंगे। तो आज की तारीख में जितने भी आप अगर देखते हैं ये एप्लीकेशन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड प्रोजेक्ट्स और ये सब, तो वहां पे जब वो वैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं वो लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करते हैं, और वो प्रोजेक्ट की आज की वैल्यू पे आते हैं। उनको वो बोलते हैं नेट असेट वैल्यू, एनएवी जिसको हम लोग बोलते हैं, या एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उस वैल्यू पे आ जाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस मेथड। तो ये 3 टाइप के बिजनेस है जहां पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो ज्यादातर यूज होता है। हाँ, भूषण, कुछ एक क्वेश्चन है प्रियांशु का, वो ये जार्गन क्लियर करना चाहता है कि कैश फ्लो, टर्नओवर, रेवेन्यू, क्या ये तीनों सेम है? अगर नहीं तो तीनों में क्या डिफरेंस है? सो ओके, गुड। सो टर्नओवर जो है, टर्नओवर और रेवेन्यू सेम है, ठीक है, आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कि रेवेन्यू है, सेल्स है, या टर्नओवर है, ये एक ही चीज है। अब स्टार्टअप वर्ल्ड में एक और टर्मिनोलॉजी हो गई है, जीएमवी, ठीक है। जीएमवी मतलब क्या हो जाता है कि आपने कितने का ट्रांजैक्शन किया। समझो आज आप अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म पे किसी ने 5,000 करोड़ का टोटल बिजनेस हुआ, ठीक है, सो दैट इज द जीएमवी। लेकिन आपका कमीशन समझो 10% है, तो आपकी रेवेन्यू या आपका टर्नओवर कितना हुआ? तो आपकी रेवेन्यू, आपका टर्नओवर 500 करोड़ हुआ।
कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो ये है कि मैंने 500 करोड़ की रेवेन्यू की, और ये 500 करोड़ में से मेरा प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर माय डेप्रिसिएशन, ओके। तो नॉर्मली हम लोग करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं। कैश प्रॉफिट कितना हुआ? तो कैश प्रॉफिट समझो मेरे बिजनेस में हुआ मुझे अराउंड 10%, विच इज 50 करोड़। अब दूसरा मेरा पैसा, ये तो मेरा सिर्फ कैश प्रॉफिट हुआ, ये कैश फ्लो नहीं हुआ, ये कैश प्रॉफिट हुआ। ये 50 करोड़ में से मुझे पैसे लग गए, समझो मैंने कुछ अपना कैपेक्स में डाला, कुछ मैंने असेट बिल्डअप करने के लिए डाला, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लग गया, तो उसमें अगर मुझे समझो खर्चा लग गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैश फ्लो ऑन इन्वेस्टमेंट। तो समझो ये सब इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स और ये सब इन्वेस्टमेंट में मैंने समझो 50 करोड़ में से 15 करोड़ रुपया वहीं पे लगाया, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा इतना बिजनेस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे इसमें एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे कुछ इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, मेरे कुछ पैसे रिकवर करने बाकी होंगे, सामने मुझे पेमेंट करने बाकी होंगे, तो उसको जो हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बिजनेस का। तो समझो 5000 करोड़ के धंधे पे मेरा और 25 करोड़ का एक वर्किंग कैपिटल आ जाता है, फॉर इंस्टेंस। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ 50 करोड़, लेकिन मेरा कैश फ्लो कितना हुआ? 50 माइनस मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में 15 करोड़ डाला वो, और 25 करोड़ जो मेरा वर्किंग कैपिटल में गया, उनको माइनस करना। तो नेट मैंने कैश फ्लो कितना जनरेट किया? तो मैंने 10 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया, ओके। Shall I move? Yes, please. Yes, please. सेकेंड होता है ये प्राइस टू अर्निंग। अब प्राइस टू अर्निंग तो क्लियरली आज के अपने नंबर्स पे स्टार्टअप अपने आज के नंबर्स पे तो इसको कभी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में यूज नहीं कर सकता है, लेकिन ये प्राइस टू अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन, ये प्राइस टू अर्निंग क्या है? मैं बोलता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो अगले कितने साल तक मैं इतना प्रॉफिट जनरेट करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ओके। प्राइस टू अर्निंग एक्स जो बोलते हैं, PEX, वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है कि ये प्रॉफिट मैं और कितना साल जनरेट करूंगा। अब किसमें ये सूटेबल है? तो जहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है, जहाँ पे स्टेडी ग्रोथ है, स्टेडी या हाई ग्रोथ है, जहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब चीजें जैसे कंज्यूमर FMCG बिजनेस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, होम इम्प्लीमेंट बिजनेस है, ये सब बिजनेसेस में आप प्राइस टू अर्निंग यूज करते हैं। अब स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट कहाँ पर है मैं आपको समझाऊंगा। अगर समझो आप किसी इन्वेस्टर को बोलते हो कि सर आपको मैं एग्जिट दूंगा थ्रू IPO, आप बोल देते हो मैं IPO के थ्रू एग्जिट दे दूंगा। इसका मतलब क्या? IPO में अगर आपने एग्जिट देनी है तो IPO तो ऑब्वियसली ये पब्लिक मार्केट है, पब्लिक मार्केट में फेयर वैल्यूएशन आ जाता है। तो आज आप समझो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हो, ठीक है, आप आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपका बिजनेस है। अब आप कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस हो और आप बोलोगे कि मैं तभी IPO करूंगा, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर बोलेगा अच्छा अगर आप IPO करोगे 5 साल के बाद तो ऑब्वियसली आपका वैल्यूएशन प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो होगा शुड बी इन लाइन के जो आज की तारीख में लिस्टेड दूसरे कंपनीज है। तो मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा अच्छा वर्लपूल का वैल्यूएशन क्या है, हिटाची का वैल्यूएशन क्या है, IFB का वैल्यूएशन क्या है, इन सबकी कंपनी का मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखूंगा। तो समझो वहां पे उनका आज की तारीख में लिस्टेड में 15 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, PE मल्टीपल है। तो जो आपने एग्जिट ईयर दिखाया है, आपने बोला मैं 5 साल के बाद आपको एग्जिट दूंगा, 5 साल में मैं IPO करूंगा, और 5वें साल में आप बोल रहे हो कि मेरा प्रॉफिट होगा अराउंड 25 करोड़, ठीक है। तो अगर 25 करोड़ है और फिर आप उसको ये बोलोगे इन्वेस्टर को कि मैं 25 करोड़ की मेरी वैल्यू होगी और 25 करोड़ का मेरा प्रॉफिट होगा और मैं आपको 1000 करोड़ में आपको मैं वैल्यूएशन दूंगा, तो इन्वेस्टर बोलेगा आपको 1000 करोड़ कैसे आएगा? क्योंकि अगर 25 करोड़ का आपका प्रॉफिट है और दूसरी जो कंपनीज है, दूसरी कंपनीज जो लिस्टेड है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, उन लोग का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 15 का है, तो आपको 25 करोड़ पे ज्यादा से ज्यादा आप 450 करोड़ का वैल्यू लेके आ सकते हो, आप 1000 करोड़ कैसे लेके आ सकते हो? तो ये इन्वेस्टर ये भी कैलकुलेट करता है जब आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो आज आपको काम नहीं आता प्राइस अर्निंग मल्टीपल, लेकिन एग्जिट ईयर के हिसाब से अगर आप उनको बोलते हो कि मैं लिस्टिंग करवाऊंगा या मैं स्ट्रेटेजिक सेल करवाऊंगा, तो तभी वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल मेथड यूज करता है इन्वेस्टर। यानी आप ये बोल रहे हैं कि
जब हमें स्टार्टअप का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उस समय प्राइस अर्निंग रेशियो इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन जब हम एग्जिट की बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर हमारे स्टार्टअप में पैसा लगाएगा वो वापस कब लेगा और कैसे लेगा, वन ऑफ द एग्जिट स्ट्रेटजी इज आईपीओ, उस समय ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो काम आएगा, नॉट एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग योर स्टार्टअप एट डे वन, राइट? करेक्ट। तो क्या होता है, सी आप आज आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि इन्वेस्टर तो आज की तारीख में एग्जिट के लिए सोच रहा है, तो वो आपको पूछ रहा है हर एक टाइम, जो भी आज की तारीख में स्टार्टअप फंडरेज के लिए जा रहा है तो उसको इन्वेस्टर पूछता है आप हमें एग्जिट कैसे दोगे। तो काफी टाइम क्या होता है, हमें ये एक होता है बोलने के लिए कि भाई हम लोग आईपीओ के थ्रू आपको एग्जिट देंगे, हम लोग की इतनी साइज हो जाएगी हम आपको आईपीओ देंगे, आईपीओ के थ्रू एग्जिट देंगे। लेकिन जब अगर आप आईपीओ के थ्रू एग्जिट दोगे तो आईपीओ तो पब्लिक मार्केट में, तो वो तो वैसे ही करेगा, तो वो बोले उसके पास ऑप्शन है, वो बोल सकता है कि आपकी कंपनी का शेयर खरीदे कि फिर वर्लपूल का शेयर खरीदे या आईएफबी का खरीदे। और तब उसको लगता है कि नहीं नहीं यार, आपका वैल्यूएशन जो है हैज टू बी इन लाइन विद हो जाता है। आज आप बिजनेस को प्राइस टू अर्निंग पे आज के नंबर्स पे वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन ये मेथड आपको रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टर इसको सोच के रखता है। ओके नेक्स्ट होता है ये प्राइस टू बुक होता है या प्राइस टू असेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, कि कंपनी की जो असेट है उसके कितने टाइम पे इसको वैल्यू करेंगे। आप काफी टाइम देखते हो ये कंपनी 2 टाइम प्राइस टू बुक है या ऐसे सब बातें सुनते हो। अब ये ऑब्वियसली ये वाली मेथोडोलॉजी आज के तारीख के स्टार्टअप में ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ना तो कंपनी के पास असेट होती है क्योंकि वो लोग असेट लाइट मॉडल पे जाते हैं, और ना ही कंपनी के पास नेटवर्थ होता है क्योंकि सारा तो लॉस मेकिंग है। तो ये वाली मेथोडोलॉजी इतनी स्टार्टअप के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कंपनीज। जैसे हम लोग सुनते हैं काफी सारी फिनटेक कंपनीज बन रही है आज, ठीक है, इसमें से भी फिनटेक कंपनी में से भी ये काफी कंपनी बन रही है जो बोलती है कि हम लोग एनबीएफसी रन कर रहे हैं, हम लोग का माइक्रो लेंडिंग बुक है या ये सब चीजें हैं। तो ये जो बिजनेसेस है उनके लिए ये वाला रेलेवेंट होता है। क्यों रेलेवेंट होता है? क्योंकि आज जब वो वैल्यू करते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं 1000 करोड़ का, मेरी 1000 करोड़ की लेंडिंग पोर्टफोलियो बनेगा, मैं माइक्रो लेंडिंग करूंगा। आज माइक्रो लेंडिंग इज अ वेरी बिग, स्टार्ट में बहुत बड़ा हो गया है। सो वो अपने आप को गिनते हैं, तो बोलते हैं अच्छा ये अगर माइक्रो लेंडिंग करने वाले हैं तो वो क्या करता है, वो जाके देखता है कि दूसरे माइक्रो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ओके, या दूसरे माइक्रो लेंडिंग कंपनीज है, उसका वैल्यूएशन कैसे हो रहा है। तो नॉर्मली बैंकिंग बिजनेस या एनबीएफसी का वैल्यू जब होता है ना, तो उसका वैल्यू इसकी बेसिस पे होता है, प्राइस टू बुक, उस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है और उसको कितना मल्टीपल। सो आज भी अगर आप लिस्टेड स्पेस में जाओगे तो आप देखोगे तो एचडीएफसी को मिलता है, बोलते हैं कि इट इज 5 टाइम्स प्राइस टू बुक। इसका मतलब क्या है कि उसका जितना नेटवर्थ है उसकी 5 टाइम्स इसकी वैल्यू है। सो अगर आप फिनटेक स्टार्टअप में हो, पर्टिकुलरली अगर लेंडिंग पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, देन आपके लिए रेलेवेंट नंबर होगा आपको। और ये रेलेवेंट सिर्फ एग्जिट के हिसाब से नहीं, इवन आज भी रेलेवेंट हो सकता है ये वाला नंबर विद इन नेक्स्ट 2 years 3 years। तो भूषण, हम ये जो जितने सारे वैल्यूएशन मेथड देख रहे हैं, एक अगर हमारा स्टार्टअप एमवीपी के स्टेज में नहीं है, अगर सिर्फ आइडिएशन की हम बात करें, क्योंकि आजकल ये बज़वर्ड है कि हमें जल्दी से वैल्यूएशन करनी है, तो आइडिएशन में तो ना हमारा बुक चलेगा ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो चलेगा, असेट हमारे पास जीरो है, तो फिर हम किस मेथड के साथ हमें जाना चाहिए हमारा वैल्यूएशन निकालने के लिए? क्योंकि कई बार वैल्यूएशन सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं, अगर हमें अपने स्टेक होल्डर को बताना, अपने पार्टनर को बताना या फिर अपनी टीम को समझाना कि हमारे स्टार्टअप का ये वैल्यूएशन है, तो हमें किस मेथड पे जाना चाहिए? सो जब भी एक वही है कि आज की तारीख में उसमें क्या होता है, आप एकदम ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो एंड आपको बिफोर इवन यू हैव डन योर नंबर्स, आपने अगर अपने नंबर्स भी नहीं किए कि प्रोजेक्टेड नंबर्स क्या है, तो ट्रस्ट मी वैल्यूएशन 2 ही टाइप से होता है। एक होता है या तो आप बोलो कि दूसरे ट्रांजैक्शन जो हुए हैं, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन, तो मैं लास्ट पार्ट आऊंगा मेथोडोलॉजी ऑफ वैल्यूएशन में, कि ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे। और मैं इसमें आपको मैं बहुत क्लासिक एग्जांपल आपको मैं स्विगी का और जोमेटो का दिखाऊंगा कि कंपेरेबल जब वैल्यूएशन होते हैं ना, उसको बेंचमार्क करते हैं। तो कैसे होगा, आप बोलोगे कि मेरे वो कंपनी है, उसका फर्स्ट राउंड उसने सीड कैपिटल जब रेस किया था तो उसने किया था 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे, ठीक है, तो मेरा भी सीड राउंड मुझे 5 से 7 करोड़ के वैल्यूएशन पे करना है। तो वहां पे क्योंकि आपके पास कोई नंबर्स नहीं है, और जब नंबर्स नहीं है तो कोई मेथोडोलॉजी नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर कंपेयरिंग इट विद द इंडस्ट्री बेंचमार्क, ठीक है। या फिर अगर आपने एमवीपी कर लिया है, आपने थोड़ा बिजनेस चालू कर दिया है, तो आप कैसे कंपेयर करते हो? तो आप बोलोगे कि
स्विगी जो है वो दिन में इतने ट्रांजेक्शन करता है और मैं दिन में इतने ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ सेम सेम स्पेस में अगर मैं हूँ तो स्विगी को आज अगर इतनी वैल्यू है तो मुझे इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जब आप वो कंपेरेबल करते हो तो वहां पे ये इतने भी आपको प्री एमवीपी लेवल पे आपको कोई वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी काम नहीं आती है। प्री एमवीपी लेवल में आपको इसीलिए बोलते हैं कि एमवीपी के पहले जो इन्वेस्टर आता है वो आपके नॉर्मली फैमिली फ्रेंड्स ये लोग ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वैल्यूएशन से निस्बत नहीं है। आप उनको बोलोगे कि मैं ये वैल्यूएशन में पैसे रेज कर रहा हूँ, so it is more about negotiation at that point of time rather than any methodology at the MVP level. भूषण, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट मेथड्स, अगर हमें शायद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, अगर हम एक एग्जांपल अभी ले सके, वी कैन कम बैक टू दिस लेटर आल्सो। तो अगर हमें एक कोई एग्जांपल के साथ, काफी लोगों का भी इसमें कंफ्यूजन है कि हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताइए कि कैसे इनको समझ में आएगा। वंस दे सी द नंबर्स they will find it more relevant to their, they can relate to their startup also. Okay, sure. Just give me a second, I will share that screen. Yeah. I think Monish, आपका क्वेश्चन है कि what are the basic key points that we should keep in mind to achieve valuation targets? We covered that yesterday. हमने कल इन्हीं टॉपिक्स पे बात की कि आपको वैल्यूएशन निकालने के पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। आपका मार्केट साइज कितना है, आपकी टीम कैसी है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या क्या है, आपके एंट्री बैरियर्स क्या हैं, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू कंसीडर योर वैल्यूएशन। आपने वो सारे पॉइंट्स निकाल लिया, आपने अपना मार्केट सर्वे कर लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टार्टअप किस स्टेज में है, आइडिएशन में है, एमवीपी में है, या आपका ग्रोथ स्टेज में है, स्केल में है, या फिर आप आपका पीओसी अभी बना नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स जो हमने कल डिस्कस किए थे, और आज हमने जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने वो सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लिए हैं, और अभी हम सीधे नंबर्स पे बात करें कि आपने अपना मार्केट सर्वे कर लिया है। आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिशन में और कितने स्टार्टअप्स हैं, उनके क्या ऑफरिंग्स है, आपकी ऑफरिंग उनसे कैसे अलग है, आपके पास एक बेसिक रेवेन्यू मॉडल है, आपको पता है कि आपको सर्वे एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, आपने वो एटलीस्ट उसको जॉट डाउन कर रखा है, आपने उसको एस्टिमेट कर रखा है। उसके बाद ही हम वैल्यूएशन की बात कर सकते हैं। We covered these points yesterday. Is this screen visible? Not yet. Yes. I think you have to exit that PPT. Now it's coming. Okay. Yes, it's visible. So ये बहुत इंटरेस्टिंग ये देखिए स्विगी और जोमेटो का हाउ दे आर इन वैल्यूएशंस मूव। तो स्विगी ने 2016 से लेके 2018 तक उसने कंटिन्यूअस हर 6 महीने में पैसे रेज किए हैं। ठीक है, ये कोई भी पीरियड में इसने प्रॉफिट नहीं बनाया है, ये पूरे पीरियड में इसने प्रॉफिट नहीं बनाया। लेकिन अगर आप इनका देखोगे तो 2016 में जब उसने पैसे रेज किए तो उसका $200 मिलियन का बेंचमार्क वैल्यूएशन था। ठीक है, अब तभी जोमेटो वाज आल्सो वैल्यूड समवेयर सिमिलर और इवन हायर देन दैट। ठीक है, हर राउंड में उसने अपना वैल्यूएशन बढ़ाया है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, फेब 2018 और दिसंबर 2018 का एग्जांपल। फेब 2018 में $100 मिलियन रेज किए स्विगी ने। इसकी वैल्यू तब कितनी थी? इसकी वैल्यू $700 मिलियन थी। ठीक है, $700 मिलियन। एंड जब जोमेटो ने फंड रेज किया विद इन 1 मंथ आफ्टर दैट, तो क्या हो गया, बिकॉज स्विगी ने $100 मिलियन रेज कर दिए थे वो वैल्यूएशन पे, जोमेटो को अपने वैल्यूएशन में उसको थोड़ा लेग अप मिल गया, क्योंकि $700 मिलियन वो एक बेंचमार्क बन गया। ठीक है, इन्वेस्टर ने भी कंपेयर कैसे किया था कि ऑर्डर वॉल्यूम क्या है, कि स्विगी पर डे कितना, पर मंथ कितने वॉल्यूम कर रहा है, कितने मिलियन वॉल्यूम कर रहा है, और जोमेटो कितने वॉल्यूम कर रहा है, उसके बेसिस पे कंपैरिजन की। उससे ज्यादा, लेकिन जोमेटो को ज्यादा वैल्यू मिली थी, क्योंकि जोमेटो का एक्चुअली उस टाइम पे ब्लीड कम था, उस टाइम पे उसका लॉसेस कम थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे ही इसने $1 बिलियन इसने किया, $1.1 बिलियन में जोमेटो ने किया मार्च में, तो जून में ऑल ऑफ अ सडन अब $700 मिलियन से वैल्यूएशन चला गया उनका $1.3 बिलियन पे, स्विगी का। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि कोई 6 महीने के अंदर इन लोग के नंबर एस्टिमेट कोई 60% से बढ़ गए, 70% से बढ़ गए, ना तो वैसा था, ना तो कोई ऐसा कोई बड़ा चेंज ओवर हो गया था जिसकी वजह से इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़नी चाहिए।
लेकिन क्या होता है स्टार्टअप में, बिकॉज नंबर्स नहीं चेंज हो रहे, तो यहाँ पे कोई मेथोडोलॉजी काम नहीं आती है, यहाँ पे फिर बेंचमार्किंग काम आता है। तो यहाँ पे जब स्विगी ने जब ये किया होगा, नेगोशिएट किया होगा, तो स्विगी ने नेगोशिएशन इस बेसिस पे किया होगा कि सर मेरी वैल्यू, मैं इतने वॉल्यूम कर रहा हूँ, मैं इतने नंबर्स कर रहा हूँ, तो आज की तारीख में व्हाई शुड आई बी वैल्यूड लेस देन Zomato? So if Zomato with 16-17 million transactions per month, if Zomato is valued at 1.1 billion dollar, तो मेरा वैल्यूएशन उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बेंचमार्किंग कर रहे हैं। तो तभी उन्होंने जून में उसको 1.3 बिलियन डॉलर पे वैल्यूएशन लिया। अब जब ये हुआ तब क्या हो रहा है, इन्वेस्टर का माइंडसेट आप समझो। इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि ये स्पेस में बहुत पैसा आ रहा है और ये स्पेस में और पैसा डालने वाले हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या है, या तो वो स्विगी में पैसा डाले या फिर जोमेटो में पैसा डाले, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। अभी स्विगी ने रेस कर लिया अपना राउंड, तो देन दे लुक एट, तो अक्टूबर में वही जोमेटो ने 2 बिलियन डॉलर पे अपना वैल्यूएशन किया और उसने अनदर 210 मिलियन डॉलर रेस किया। ठीक है, अब कोई नंबर चेंज नहीं हुए, कोई मटेरियली नंबर्स नहीं चेंज हुए, ना तो उसका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक बेंचमार्क चेंज हो गया। तो वापस, सो इट इज लाइक एक की वजह से दूसरे का वैल्यूएशन, और ये जब टॉपल भी होगा, सो आई विल कॉशन एवरीवन, यहाँ पे ये जब टॉपल भी होगा, रिवर्स साइकिल चलेगी, तभी भी ऐसे ही चलेगी कि जोमेटो की वैल्यू अगर टूटनी चालू होगी तो खुद ब खुद स्विगी की वैल्यू भी टूटनी चालू हो जाएगी विदाउट एनी चेंज इन स्विगीज बिजनेस मॉडल। सो ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि दिसंबर में तो इसने 2 बिलियन डॉलर पे रेस किया, तो वही दिसंबर, अभी जून से लेके दिसंबर में व्हाट इज द रीजन दैट इसका वैल्यूएशन इतना इंक्रीज होना चाहिए था स्विगी का, लेकिन स्विगी ने किया, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यूएशन जब 2 बिलियन डॉलर हुआ जोमेटो का फॉर 210 मिलियन, मतलब उसका प्री मनी वैल्यू हुआ था 1.8 बिलियन डॉलर। वो 1.8 बिलियन डॉलर को बेंचमार्क लेके स्विगी ने दिसंबर में 1 बिलियन डॉलर रेस किया एट अ मच हायर वैल्यूएशन। ठीक है, अभी आप इनके नंबर्स देखते हैं, तो लेट्स लुक एट नंबर्स देन। भूषण, एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है, लोगों का कहना ये है कि जैसे जोमेटो और स्विगी का बहुत हाई वैल्यूएशन था, तो क्या अब अगर वो नेक्स्ट राउंड पे फंडिंग के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली उनकी बुक्स कुछ और नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगी, उनके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी उनका कम हो गया है, और जो मार्केट है, मार्केट में शायद डिमांड भी थोड़ी सी कम हुई है, तो क्या उनका वैल्यूएशन अब कम वैल्यूएशन वो कर सकते हैं? किसी ने अगर आपने बोला कि उनका 1.5 बिलियन है, तो क्या नेक्स्ट राउंड में उनका वैल्यूएशन 1.2 बिलियन या 1 बिलियन पे हो सकता है? ग्रेट क्वेश्चन। तो मैं आपको एकदम क्लासिक एग्जांपल भी दूंगा। सो वैल्यूएशन कम हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला जब रिवर्स साइकिल चलती है तो ये हो सकता है। अब रिवर्स क्यों होता है, आज जब समझो कि कोविड की वजह से जो हुआ, इसको मैं बोलूंगा टेम्पररी है। शायद ये हो सकता है कि कोविड के बाद लोग होटल में जाना प्रेफर ना करें और घर पे मंगवाना प्रेफर करें ओवर अ पीरियड, तो शायद जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, सो डाइनिंग आउट कम हो जाए और ऑर्डरिंग फूड एट होम एंड ऑफिस विल इंक्रीज, हो सकता है उनका धंधा बढ़ जाए। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, बट वो वैल्यूएशन क्यों कम होता है आप ये समझिए, इट इज लिक्विडिटी ड्रिवन। ये मार्केट है ना, बहुत ही लिक्विडिटी ड्रिवन है। लिक्विडिटी ड्रिवन मतलब क्या, कि आज की तारीख में इन्वेस्टर के पास अगर बहुत पैसा पड़ा है, तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन नहीं है बट उसको इन्वेस्ट करना है, और जब उसको इन्वेस्ट करना है तो उसको ऐसे के साथ इन्वेस्ट करना है जिसने ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है, तब वो वैल्यूएशन नहीं देखता है और वो अपवर्ड बेंचमार्किंग करता है। लेकिन इन्वेस्टर अपने आप को कहां प्रोटेक्ट करता है ये भी समझ लीजिए। इन्वेस्टर अपने हर एक अग्रीमेंट में एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस डालता है और एक एंटी डाइल्यूशन क्लॉज डालता है। ठीक है, सो एक लिक्विडेशन प्रेफरेंस होता है कि कल उठ के अगर कंपनी बंद हो जाती है एंड द कंपनी हैज टू सेल इट ऑफ, तो जो भी वैल्यू आएगी सबसे पहले वो इन्वेस्टर को पे ऑफ होगी, और उसके बाद तो इन्वेस्टर का जो ओरिजिनल कैपिटल जो डाला है उसको पे ऑफ होगा। तो ये लिक्विडेशन प्रेफरेंस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज है। एंटी डाइल्यूशन क्लॉज क्या होता है, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज ये है कि पैसा जो आया, अगर मैंने आज कंपनी को वैल्यू 100 रुपीज में किया है और इसके बाद वाला राउंड अगर आप 90 रुपीज में करोगे, तो आप मुझे 10% एडिशनल स्टेक इश्यू करोगे। अभी मैं आपको एग्जांपल पहले वाला देता हूं, जहां पे था कि लिक्विडेशन प्रेफरेंस का। तो आपने कैरेट लेन का सुना है, ठीक है। अब कैरेट लेन के केस में टाइगर ग्लोबल ने जब इन्वेस्टमेंट किया था, ओके, तो टाइगर ग्लोबल ने जब इन्वेस्टमेंट इसमें किया था लास्ट राउंड, तो उन्होंने 300 करोड़ रुपया डाला था एट अ वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 1500 करोड़ के वैल्यू में।
और उसके बाद तनिष्क ने CaratLane को खरीद लिया। अब जब उन्होंने खरीदा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 60% ऑफ द कंपनी खरीदी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 360 करोड़ पे करके, ठीक है। तो उन्होंने कंपनी को वैल्यू कर दिया 600 करोड़ पे। तो टाइगर ग्लोबल ने 1500 करोड़ के वैल्यूएशन पे पैसा डाला था और ये वैल्यूएशन हुई 600 करोड़ पे। लेकिन वो 360 करोड़ गए, उसमें से सबसे पहले पैसे किसके गए, तो टाइगर ग्लोबल का शेयर बाय आउट हुआ, क्योंकि टाइगर ग्लोबल ने अपने अग्रीमेंट्स में, शेयर होल्डर अग्रीमेंट में सर्टेन क्लॉज डाले थे जिसकी वजह से उनको पहले प्रेफरेंस मिलता है। तो काफी सारे ऐसे डाउनवर्ड रिवीजन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डाउनवर्ड रिवीजन नहीं होता है। और काफी टाइम जैसे आपने बोला वैल्यूएशन कम भी हो सकती है और इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए ऐसे क्लॉज बनाते हैं एंटी डाइल्यूशन, जैसे आपने बोला, या प्रेफरेंशियल शेयर की उनका पैसा डूबने के चांसेस कम हो, या जब अगला नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग हो वहां भी उनको प्रेफरेंस मिले। आई थिंक दैट यू आंसर ब्यूटीफुली। और अब मतलब अब हम एक और एग्जांपल चाहेंगे यहाँ पे कि एक हम कोई स्टार्टअप का या कोई भी आइडिया का अगर हमको स्क्रैप से वैल्यूएशन समझना हो, जैसे हम लोगों ने समझा कि जोमेटो का एक सर्टेन लेवल के बाद इतना वैल्यूएशन हुआ, उनको ऐसा फंडिंग मिला। आज एक स्टार्टअप है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे या तो आइडिएशन में है या एमबीपी पे है, अगर हमें उसका वैल्यूएशन करना है, हमें समझना है कि वो वैल्यूएशन कैसे करे, तो हाउ शुड ही गो अबाउट इट? उसने नंबर्स निकाल लिए, मार्केट निकाल लिया, बेसिक रेवेन्यू मॉडल बना लिया, अब हमें उसका वैल्यूएशन करना है। बिग बास्केट जैसा स्टार्टअप है हमारे पास, जबलपुर में है, भोपाल में है, एक ऐसा स्टार्टअप है जो बिग बास्केट की तरह है, उसका सिमिलर बिजनेस मॉडल है, अब उसको अपना वैल्यूएशन निकालना है। करेक्ट, ओके। सो मैं अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे वैल्यूएशन होता है। मेरा खुद का पर्सनल, जब मैं खुद वैल्यूएशन करता हूं तो मेरा रूल क्या होता है। फर्स्ट राउंड होता है ना जब इन्वेस्टमेंट का, तो आपको दो चीज क्लियर रखनी है। वन, आपको पैसा कितना रेज करना है, ओके। पैसा कितना रेज करना है टू बिकम रेलेवेंट। आई एम नॉट सेइंग टू स्केल अप, टू रेलेवेंट। या तो आपका एमवीपी कंप्लीट हो या आप मार्केट में इनिशियल आपका मार्केट वैलिडेशन हो, उस लेवल तक आपको कितना पैसा चाहिए, दैट इज वन नंबर विच यू हैव टू बी वेरी क्लियर। ये एक नंबर आपका क्लियर है कि आपको 1.5 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, जो भी अमाउंट चाहिए। इसके बाद व्हाट यू डू इज दैट फर्स्ट राउंड में आप बोलोगे कि मैं डाइल्यूट करने के लिए, तो नॉर्मली यहाँ पे कोई वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी कोई यूज नहीं करता है। राउंड में इट इज वेरी सिंपल कि मुझे कितना पैसा चाहिए, ओके। और I think we have some trouble with Bhushan. Don't you please check that? So I think ये एक बहुत ही important point है कि आपको अपना वैल्यूएशन जब आप निकाल रहे हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट नंबर, नॉट कि आपका वैल्यूएशन 1 करोड़ होना चाहिए, 1.5 करोड़ होना चाहिए। फॉरमोस्ट पॉइंट इज दैट आपको कितना पैसा चाहिए, आप उस पैसे को कहाँ खर्च करने वाले हो, कितना चाहिए। Yes, we have Bhushan back now. करेक्ट, ओके। तो आपको कितना पैसा चाहिए, आपका यूज केस जस्टिफाइड है, और उसके लिए आप मैं अब सीधा पिच करूंगा, मैं बोलूंगा ये पैसे के लिए 2 करोड़ चाहिए, मुझे 25% स्टेक चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, मुझे 20% स्टेक चाहिए। दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट माय एंटायर वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। क्योंकि क्या होता है, एक सिंपल रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने क्यों 10 करोड़ की वैल्यू दी वो कंपनी को। मैंने 10 करोड़ की वैल्यू इसलिए दी क्योंकि मैंने कोई वैल्यूएशन मैट्रिक्स नहीं यूज किया तभी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कंपनी में मुझे अगर एग्जिट चाहिए तो ऑब्वियसली ये कंपनी 100 करोड़ की जब तक नहीं होती है तब तक मुझे एग्जिट नहीं मिलने वाली है। और अगर मुझे ये 100 अगर मैं उतनी गेम नहीं खेल सकता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि चलो 100 करोड़ की रेवेन्यू, अगर कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यू बनानी है तो ये कंपनी को कितने तक का रेवेन्यू पर जाना पड़ेगा, उसको लाइफ साइकिल में कितना पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं ये आई काउंट दीज टू थिंग्स, तो उसको लाइफ साइकिल में पैसा कितना चाहिए होगा। तो आप बोलते हो कि नहीं यार, मुझे अगर ये कंपनी 100 करोड़ की रेवेन्यू पे पहुंचती है तब मुझे एग्जिट मिलेगी, तो मैं बोलता अच्छा चलो 100 करोड़। तो 100 करोड़ अचीव करने के लिए आपको लाइफ साइकिल में कितना पैसा चाहिए होगा। तो आप बोलते हो कि मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 इयर्स मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए होगा, 15 करोड़ रुपया चाहिए होगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, चलो मैंने आज 2 करोड़ मैंने आज लगाया है, तो उसके बाद भी आपको 8 से लेके 13 करोड़ का फंडिंग चाहिए। तो आप क्या स्टेज पे तभी करोगे, इसका मतलब ये डाइल्यूजन और कितना होने वाला है। क्योंकि आज जब मैं 20% दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फंड रेज, मेरा भी ये 20% माइट गो डाउन टू 12%, 13%। फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा चलो मेरा डाइल्यूट होके ये 12-13% पे आएगा। 100 करोड़ की जब कंपनी बनेगी
तो तब मेरा क्या होल्डिंग हो गया, अगर मेरा 12-13% होल्डिंग हुआ तो तब मेरी वैल्यू अगर 10-12-13 करोड़ रुपया हुई, तो आज मैं 2 करोड़ डाल रहा हूँ तो उसकी 6 टाइम एटलीस्ट मुझे मल्टीपल मिल रहा है. So this is how the investment happens in the seed level at a very very early stage level. It's pure negotiation. There is no valuation methodology. आई थिंक वो काफी सारे लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा भी है आज, मतलब इट नेवर हैपन. मुझे व्हाट्सएप पे भी काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि आपका जो सेशन देख रहे हैं. तो एक तो कि उनको पहला स्टेप क्या है कि मुझे वैल्यूएशन करना है, तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप. तो जो भूषण ने बताया, फर्स्ट स्टेप इज पहले आपको मालूम होना चाहिए आपको कितने पैसे चाहिए. आपको हो सकता है सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, आपको नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए. इफ यू नीड जस्ट 5 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज, कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, आप उसको कैसे लगाने वाले. और आपने अगर एक गोल बनाया कि मुझे 10 करोड़ का टर्नओवर करना है, 10 करोड़ के टर्नओवर के लिए मुझे कितना पैसा अभी चाहिए, मुझे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, मुझे मार्केटिंग की टीम लगानी है, मुझे एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, सर्वर्स अपग्रेड करने हैं, टेक्नोलॉजी टीम अपग्रेड करनी है, जो भी आपने एक्सपेंस का प्लान बनाया है, आपको कितना पैसा चाहिए, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद से ही सारी चीजें आएंगी कि वो पैसा रेज करने के लिए आप एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं, 2 इन्वेस्टर के पास जाते हैं, या 2-3 राउंड में फंडिंग करते हैं. तो दैट इज द ट्रिगर पॉइंट जहां से आपको शुरू करना है. यस, थैंक यू भूषण. नेक्स्ट. सेकंड, इसी चीज में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये है ना, ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन. काफी टाइम ये इश्यू आता है कि मैं अपनी कंपनी को एक्स वैल्यू करता हूँ, आप मेरी कंपनी को वाई वैल्यू करते हो. लेकिन एक बहुत क्लियर है कि यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी एंड आई एम इंटरेस्टेड टू हैव यू एज एन इन्वेस्टर. तो अभी क्या हो रहा है, अभी काफी सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हो रहे हैं कि मैं बोलता हूँ ठीक है सर, आज वैल्यूएशन नहीं देते, आप इसको कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिस पे आप डाल दो, और जो कन्वर्जन होगा, इसका मतलब मैं जब नेक्स्ट राउंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेके आऊंगा, तो काफी बोलते हैं कि नो, कोई अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको वैल्यूएशन पता नहीं है कैसे करना है एंड देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी. लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है तो उसको पता है वैल्यूएशन कैसे करना है. तो लॉजिक इज वेरी सिंपल. मैंने 1 करोड़ रुपया डाला आपकी कंपनी में, अब ये 1 करोड़ आप मुझे 10% दे रहे हो या 15% दे रहे हो, मैं आज उस पर नहीं जा रहा हूं. मैंने 1 करोड़ डाला है. आप जब कल 1 साल के बाद जब भी आप फंड रेज करोगे, ओके, और वो राउंड पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, उससे आप मुझे 35% डिस्काउंट या 40% डिस्काउंट वैल्यूएशन दोगे. उस वैल्यूएशन पे मैं पैसा आपको सो मेरा स्टेक जो है वो उस बेसिस पे सिलेक्ट होगा. इट विल नॉट बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन व्हाट इज द वैल्यूएशन दैट आई एम गिविंग टू यू टुडे. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है धीरज का, आई थिंक आप भी देख सकते हो. उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के शार्क टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब उन्होंने एक शार्क टैंक का प्रोग्राम देखा और एक स्टार्टअप में $1 में 25% स्टेक के लिए बोला, जो कि उसके पास ऑलरेडी मनी था, तो क्या इस तरह का स्टार्टअप उन्होंने पूछा कि डज दैट डेवलप अ स्टार्टअप. आई थिंक यस, इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आल्सो. शार्क टैंक में सिर्फ वो पैसा रेज करने नहीं जाते, व्हेन ही वेंट देयर तो उसको कई हजार लाखों लोगों ने देखा और उसको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी मिला. उसने अपना कॉन्फिडेंस भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि मेरे पास नंबर 1 पैसा है, नंबर 2 मुझे मेरे प्रोडक्ट बहुत कॉन्फिडेंस है, और तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेटेजी जो भी उसने सोचा दैट डेफिनेटली वर्क्स. भूषण, आपके क्या थॉट है इस पर? नहीं, करेक्ट. सी क्या हो जाता है, सो आपको मैं जैसे एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में, आई विल नॉट इवन गो टू यू नो शार्क टैंक और वैसे, अभी जैसे संजय मेहता और इन लोग का जो है 100x VC जैसे है, ठीक है. अब 100x VC क्या कर रहे हैं कि आपको इनिशियल वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें तो इनिशियल वो उन लोग इन्वेस्टमेंट कमिट करते हैं. अब ये जो है, तो होता क्या है, जब आप ये पूरा ये कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट होती है, आपका प्रोडक्ट अवेयरनेस भी बाहर मार्केट में जाती है. यू यूज सच प्लेटफॉर्म फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि वो फंडिंग से आपका कोई लाइफ चेंज होने आने वाला है, लेकिन आपको वो लेवल तक जहां तक जाना है उतने तक का आपके पास पैसा अवेलेबल हो जाता है. तो एक संडे को हमारे पास शशांक भी थे, शशांक रंडे, हमारे स्टार्टअप पाठशाला में. उन्होंने मेंशन भी किया कि 100x जो है वो हर साल 100 कंपनियों को फर्स्ट चेक देता है. एंड उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे लोग पैसा देना चाहते हैं, so there is no dearth of इन्वेस्टर्स. सीड इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में कोई कमी नहीं है. कई सारे लोग, क्योंकि अच्छा वैल्यूएशन मिलता है. आपने भी कल बताया था कि अगर आप आइडिएशन में है तो आपको मतलब इन्वेस्टर्स को अच्छा डील मिलता है. तो बहुत सारे लोग हैं जो सीड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट, उनका ये भी एक उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जो हमारे स्मॉल टाउन इनोवेटर्स हैं, जो हमारे छोटे शहर के स्टार्टअप है, वो कम तैयारी के साथ इन्वेस्टर्स के पास पहुंचते हैं. वो पूरी तैयारी करते ही नहीं, उन्हें कुछ रेफरेंस मिलता है, वो सबसे पहले इन्वेस्टर के पास जाते हैं. पूरी मार्केट रिसर्च नहीं होती है, वो कितना पैसा चाहिए, कई बार ये भी कंफ्यूजन, तो मुझे पैसा चाहिए कितना, कहाँ खर्च करने वाले हैं. तो आई थिंक
बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, भूषण खुद एक इन्वेस्टर है तो खुद बता सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अपनी रिसर्च पूरी कीजिए और आपको पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है। सी इन क्या हो जाता है, एकदम ही अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप होता है, सीड लेवल होता है, उसमें जब जो बंदा इन्वेस्ट करता है ना, उसका माइंडसेट समझिए। उसका माइंडसेट है, उसको पता है कि ये जो पैसा है वो बाइनरी है, या तो ये जीरो होगा या मल्टीप्लाई होगा, दोनों में से एक होगा, इसमें कोई मिडवे नहीं होता है। ठीक है, तो तब वो क्या करता है, तब वो अपना रिस्क है ना वो स्प्रेड आउट करता है। इसीलिए काफी एंजल नेटवर्क क्यों चलते हैं, बिकॉज एंजल नेटवर्क के थ्रू 5-5 लाख के भी चेक लिखने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं इसमें कितने सक्सेसफुल होंगे, तो मैं 50 स्टार्टअप में मैं पैसा अपना कमिट कर देता हूँ। तो उनको डालना है 2.5 करोड़ रुपया, बोलेंगे 50 स्टार्टअप में 5-5 लाख रुपया डाल दिया। ठीक है, इसमें से कोई एक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मेरे पैसे मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप ये स्टेज इंक्रीज करते जाते हो, जब आप इंडिविजुअल टिकट साइज बड़ी करते हो, इंडिविजुअल चेक साइज बड़े लिखने चालू करते हो, तब ये वैल्यूएशन है, सक्सेस रेशियो, देन आपका वैल्यूएशन मैटर्स, देन योर सक्सेस रेशियो मैटर्स। इनिशियल आपका सक्सेस रेशियो मैटर नहीं करता है, आपका सक्सेस रेशियो वुड बी लेस देन 10%, बट जैसे ग्रो करते जाओगे एज एन इन्वेस्टर, आपका सक्सेस रेशियो मैटर करता है, अगर मैं बड़ा चेक लिखता हूं। ओके भूषण, एक एक्सप्लॉइटेशन पे भी हम बात करना चाहेंगे कि जो कि अर्ली स्टेज के जो स्टार्टअप्स होते हैं, कई सारे वीसीज या एंजल्स उनको जो डील ऑफर करते हैं, कई बार वो डील में ट्रैप हो जाते हैं, टर्म शीट बहुत ज्यादा अपने हिसाब से वो राइट कराते हैं, या फिर जो जितने फीचर होने चाहिए वो नहीं होते। तो एक्सप्लॉइटेशन को कैसे रोका जाए? हालांकि टर्म शीट हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, बट वो हम आगे के सेशंस में समझेंगे टर्म शीट क्या होता है। लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन को कैसे रोका जाए, आपके क्या टिप्स होंगे जब हमें एक छोटे शहर का अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन्वेस्टर से मिलता है, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे रोक सकते हैं? सी क्या हो जाता है, दो टाइप की होती है। एक होता है स्टैंडर्ड टर्म शीट्स होती है। स्टैंडर्ड टर्म शीट्स में बहुत स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड, तो इसीलिए यहाँ ये स्टेज होता है जहाँ पे आपको ऐसे मेंटर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, ऐसे एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, इंक्यूबेटर जिन्होंने इन सब के साथ डील किया है, आपको रिस्क बता सकते हैं कि हर एक जो टर्म्स है इसका रिस्क कहाँ पे हो जाता है। होता क्या है कि एक्साइटमेंट एक होता है, तब फंडरेज आता है, आप सामने एक इन्वेस्टर देखते हो तो आपको एक एक्साइटमेंट होता है कि चलो यार मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरा ग्रो हो रहा है, सब कुछ। और तभी आप है ना एक एक्साइटमेंट में जितनी भी टर्म्स होती है आप अग्री कर देते हो, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द डाउनसाइड रिस्क ऑफ दोस टर्म्स। ओके, तो यू हैव टू लुक एट हर एक जो टर्म्स है उसकी डाउनसाइड रिस्क क्या है, एंड सेकंड जो वो मांग रहे हैं वो जस्टिफाइबल है कि नहीं। तो वो इस चीज में आपको इंक्यूबेटर्स है, मेंटर्स है, एडवाइजर्स है, ये काम आते हैं। हेलो हेलो सॉरी हेलो। यस भूषण। हाँ, आई थिंक हमारे सारे पॉइंट्स आपने ऑलमोस्ट कवर किए। आई थिंक अभी हमारे पास समय कम है, तो जो आपने नेक्स्ट प्लान किया है हम उस पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं। जो आप एग्जांपल देने वाले थे कि हम कैसे टेम्पलेट्स को यूज करके हम वैल्यूएशन कैसे निकालें, उस पर हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा भी वो करने के लिए है ना, प्रोबेबली टाइम, एक सेकंड ना, लेट मी जस्ट ट्राई टू गिव अ क्विक, मैं नंबर्स नहीं डाल पाऊंगा उसमें फिलहाल अभी बिकॉज लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैं जस्ट बिफोर मूविंग दैट आई विल गिव वन एग्जांपल। ये बिग बास्केट का जैसे है, ठीक है, बिग बास्केट और ग्रोफर्स। सी काफी टाइम हमें होता है कि बहुत कंपनी इतना वैल्यू हो गई, या कंपनी इतनी बड़ी है, इतना पैसा आ गया है। आप है ना दो नंबर्स पे फोकस करिए। एक है इसका लास्ट वैल्यूएशन। तो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बिग बास्केट पिछले 1 साल से फंडरेज मोड में था। ओके, उनको फंडिंग, इक्विटी फंडिंग नहीं मिल रही थी। उन्होंने फाइनली जो फंड लिया है इज एक्चुअली डेट फाइनेंसिंग और वेंचर फाइनेंसिंग, वेंचर डेट लिया है। इक्विटी फंडिंग उनको 1 साल से नहीं मिल रही है। अब आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल में टोटल पैसा रेस किया है 7,700 करोड़। आज वो कंपनी की वैल्यू 10,000 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रमोटर है ना, शायद उसका स्टेक 5 से 10% ही रह गया होगा। सेम वे ब्रोकर्स ने 5,250 करोड़ की वैल्यू है, लेकिन उसने पैसा कितना रेस किया अपनी लाइफ में? 3,745 करोड़। सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय क्या वैल्यूएशन उनको मिली है। वो वैल्यूएशन लाने के लिए उन्होंने कितना पैसा ऑलरेडी रेस कर लिया है। तो आज अगर मैंने जितना पैसा रेस किया उसका 2 टाइम भी अगर मेरा वैल्यू नहीं है कंपनी का, तो मैंने वैल्यू कौन सी क्रिएट की? किसके लिए वैल्यू क्रिएट की? ना मैंने इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट की, ना मैंने प्रमोटर के लिए वैल्यू क्रिएट की।
आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा अभी इससे जुड़ा एक और हमारा सवाल है कि जो रेवेन्यू वर्सेस आपका प्रॉफिट है, कि आज हमारा वैल्यूएशन बहुत हाई है, रेवेन्यू बहुत हाई, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो, जैसे उबर का स्टेटमेंट आया था कि इतनी बड़ी कंपनी है बट उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि शायद हम कभी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे, विल ऑलवेज बी इन लॉस। हमारा वीवर का आईपीओ हो गया, उसके बाद से काफी इन्वेस्टर्स को झटका लगा है। तो ये जो आज भी मतलब, लेकिन उन्होंने क्या किया, गलत एग्जाम्पल सेट हो गया। आज सभी लोग वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं, उस चक्कर में कई बार जो कंपनी के कोर वैल्यू है या फिर कंपनी कितनी स्ट्रांग है फ्रॉम द टीम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम मार्केट या मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, उस पर ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं इस पे आपका टेक जानना चाहूंगा कि जो वैल्यूएशन वर्सेस हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पे कम ध्यान है आजकल, सभी का ध्यान वैल्यूएशन पे है, और जो लीवर का एक क्लासिक एग्जांपल है, मैं उस पे भी आपके विचार चाहूंगा। बहुत सुपर क्वेश्चन है। ठीक है, सो मैंने कल के सेशन में या पहले भी मैं जब भी इंटरेक्ट किया, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपको धंधे में सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैल्यू, उस पे फोकस करो, वैल्यूएशन खुद ब खुद आएगा। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में जितनी भी यूनिकॉर्न कंसिडर हुई है, जितनी भी कंपनीज को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं जिसको $1 बिलियन वैल्यूएशन मिला है। आइडियली अपने लोग को टर्मिनोलॉजी चेंज करने की जरूरत है। मैं उसको यूनिकॉर्न बोलना चाहता हूं जिसने 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, आज वो जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, जब तक ये अनलिस्टेड स्पेस में है, आई ऑलवेज बिलीव अनलिस्टेड स्पेस में वैल्यूएशन कभी भी फेयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बायर और सेलर का जो पूरा मार्केट है इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, तो कभी भी फेयर वैल्यू नहीं आती है। इसलिए आप देखते हो कि वो वैल्यूएशन हमेशा, वो हम लोग बोलते हैं ग्रेटर फूल्स थियरी जिसको बोलते हैं, all that you need to find is that you need to find one greater fool in the system, और ये बबल क्रिएट हो सकता है 10 साल में। हेलो या 10 साल में कितनी अनलिस्टेड ये जो अनलिस्टेड कंपनी है, स्टार्टअप्स है, जिसने ह्यूज $1 बिलियन वैल्यूएशन किया, इसमें से कितनी कंपनी का लिस्टिंग हुआ है? हार्डली एनी। अभी जब उबर का लिस्टिंग हुआ तो उबर को ये पता चल गया, उबर का जब लिस्टिंग होता है तो आप ये माइंडसेट समझो, लिस्टिंग जब होता है तो इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर आपके नॉर्मल पब्लिक है, म्यूचुअल फंड्स है, ये सब है। अब ये इन्वेस्टर कैसे? इनके पास ऑप्शंस है प्रॉफिटेबल कंपनीज में पैसा डालने के लिए। अब जब उनको प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा डालने के लिए उनके पास ऑप्शंस है, तो ये क्यों कोई लॉस मेकिंग बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अगर उनको कंफर्ट नहीं है कि ये आगे जाके कभी प्रॉफिट करेगा? तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका राइट प्राइसिंग जो होना है या प्राइस करेक्शन जो होना है वो लिस्टिंग होते ही हो जाता है। इसीलिए काफी सारे इवन इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि मैं आईपीओ में एग्जिट भी कर पाऊंगा, तो एक्चुअली वो आईपीओ में उनको एग्जिट मिलती ही नहीं है, क्योंकि आईपीओ हो नहीं सकता है। आज कंपनी को पता है कि मैंने अगर लास्ट राउंड $1 बिलियन में वैल्यू किया था, अगर मैं आईपीओ करने गया तो इसका $500 मिलियन भी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी कंपनी को। सो माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर लिस्टेड और अनलिस्टेड स्पेस में इतना बड़ा है, जिसकी वजह से अनलिस्टेड स्पेस की कंपनीज जल्दी से लिस्टिंग नहीं होती। हाँ भूषण, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो ये है कि जो स्टैंडर्ड हम जो एक लॉकिंग पीरियड बोलते हैं कि अगर आज आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है तो वो स्टैंडर्ड अभी क्या चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल, कब तक आप हम उस पैसे को लॉक करना चाहेंगे? तो वो सवाल है, आई थिंक वो हम टर्म शीट में एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी जो लोगों का सवाल है क्लॉज पे, आई थिंक वो हम टर्म शीट के टाइम पे लेंगे। यस, अबाउट दिस लॉकिंग पीरियड। सो लॉक इन नॉर्मली, देखिए लॉक इन क्या हो जाता है, प्रमोटर के लिए लॉक इन नॉर्मली आप कोई भी करते हैं वो 5 ईयर्स से 8 ईयर्स होता है। ओके, दिस इज बिकॉज यही आपका एग्जिट होराइजन होता है इन्वेस्टर का। तो एग्जिट होराइजन जितना होता है उसके सामने वो प्रमोटर को उतना लॉक इन कर देते हैं। सो 5 ईयर्स से लेके 8 ईयर्स तक का, 5 ईयर्स तक का कंप्लीट लॉक इन, और 5 ईयर्स के बाद लॉक इन खुलता है, प्रोवाइडेड उसी प्रोपोर्शन में आपने मुझे भी एग्जिट दिलाई। ओके, दूसरा क्वेश्चन आई थिंक अबाउट हाउ टू वैल्यू अ कंपनी विद नो रेवेन्यू। हमने इस पे बात की है। अगर आप आजकल तो जब हम फर्स्ट टाइम वैल्यू करते हैं तो अगर आप आइडिएशन पे कर रहे हैं या एमबीपी भी किया है, शायद आपका रेवेन्यू 0 ही होगा। तो भूषण ने इसको ऑलरेडी आंसर कि यू कैन स्टिल वैल्यू योर कंपनी विदाउट रेवेन्यू। अगर आपको कितना पैसा चाहिए वो रेवेन्यू को हासिल करने के लिए, अगर आपने टारगेट बनाया कि मुझे 1 करोड़ का रेवेन्यू अगले 2 साल में हासिल करना है, तो व्हाट इज योर प्लान? आप कैसे अचीव करेंगे? क्या आपके पास टीम है? और आपको अभी कितना पैसा चाहिए ताकि आप अगले 2 साल में वो 1 करोड़ या 2 करोड़ का टर्नओवर या रेवेन्यू
हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट चला गया कि हमारे पास जब तक रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास में स्टार्टअप का वैल्यूएशन नहीं होगा, दैट कॉन्सेप्ट इज गॉन आई थिंक। भूषण, इस पे आप कुछ और कहेंगे? सो जब प्री रेवेन्यू स्टेज होता है ना, तो मेरा फोकस होता है बिजनेस मोड पे, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस मोड, कि ये बिजनेस में क्या इसकी यूनिकनेस है, क्या सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है, ये स्केलेबिलिटी फैक्टर क्या है, मैं फैक्टर देखता हूँ। उसके बेसिस पे मैं उसको बोलता हूँ कि चलो मैं इतना पैसा, इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इतना पैसा डालने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज कोई रेवेन्यू नहीं है, मैं ये नहीं करता। सो दिस इज अ प्री रेवेन्यू। जैसे जैसे रेवेन्यू चालू हो जाता है, देन ऑल दीज नंबर्स, मेथोडोलॉजी ऑफ वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग कम इनटू प्ले। एंड दिवाकर जी का क्वेश्चन है कि क्या प्रमोटर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? अगर कंपनी में हम जब कंपनी की बात करते हैं तो प्रमोटर और इन्वेस्टर का बेसिक डिफरेंस क्या है? सो इन्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ पैसा डालता है, प्रमोटर वो होता है जो मेहनत करता है। सो एकदम क्लियर फॉर्म में मैंने ये बताया है। बट प्रमोटर इज द वन जिसने बिजनेस चालू किया है, जिसकी आइडिया है, जिसका पैशन है ये रन करने का। इन्वेस्टर वो है जो ये बिजनेस पे बेट करता है, वो आप पे कॉन्फिडेंस दिखाता है और आप पे वो पैसा लगाता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर आपके साथ कभी आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कभी भी फर्स्ट राउंड ऑफ जब मनी रेस करते हो, आपका फोकस वैल्यू होना चाहिए क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर, कि ये इन्वेस्टर मेरे पास आएगा तो क्या ये मेरा जो नेक्स्ट 3 साल का ग्रोथ टारगेट है, ये मुझे 2 साल इसकी वजह से मेरा ग्रोथ फास्टर हो या मेरा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, या ये सब वैल्यू ऐड कर सकता है कि नहीं। सो कभी इन्वेस्टर फर्स्ट राउंड में लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि आई वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर रादर देन द वैल्यूएशन ही इज गिविंग टू मी। भूषण, एक लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा आपका वीसी मेथड पे भी, जो कि बहुत सारे स्टार्टअप हमारे पास अपना खुद का वैल्यूएशन करके आते हैं और वो वीसी मेथड से करके आते हैं कि अगर गूगल हमको आज से 5 साल बाद खरीदेगा या फेसबुक हमें 5 साल बाद खरीदेगा, उस वैल्यूएशन पे जाएगा, फिर हम उसको बैक ट्रेस करके आज की वैल्यू पे निकालते हैं। उस वीसी मेथड पे आपका टेक क्या? चूंकि काफी सारे वीसी बोलते हैं हम वीसी मेथड से ही उसको एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन करेंगे, इस पे आपका क्या व्यू है? ओके, सो सी देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक वीसी मेथड या वैसे कुछ नहीं होता है। सिंपल है। आज वो क्या करता है, जब आप बोलते हो कि 5 साल के बाद आपको गूगल खरीदेगा या कोई खरीदेगा, तो आपको क्यों खरीदेगा? आपके दो टाइप ऑफ बायर्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टर, एक होता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको वैल्यू देता है बेस्ड ऑन योर रेवेन्यू, योर प्रॉफिट, कैश फ्लो, वो बेसिस पे। तो वो यूज करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करेगा, प्राइस टू अर्निंग यूज करेगा, प्राइस टू सेल्स यूज करेगा। तो वो बेसिस पे आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टर उस टाइम पे वैल्यू करेगा। वो वैल्यू को मैं आज की डेट में जब मैं वो वैल्यू आने के लिए मैं बोलता हूँ कि वो वैल्यू लाने के लिए मुझे मेरा जो पैसा है ये 6 टाइम 7 टाइम होना चाहिए, 5 टाइम होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं अपना उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर में डालता हूँ और उसको मैं आज की वैल्यू पे लेके आता हूँ। ये मेरा एक मेथड हो गई। सेकंड होता है, मैं बोलता हूँ मेरी स्ट्रेटेजिक वैल्यू हो गई। अब स्ट्रेटेजिक वैल्यू जब मैं बोलता हूँ तो अलग अलग पर्पस होते हैं। किस चीज की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है? मेरे कस्टमर बेस इज माई स्ट्रेटेजिक वैल्यू, व्हाई गूगल और समवन विल बाय मी। माई टेक्नोलॉजी इज द रीजन व्हाई गूगल और समवन विल बाय मी। आज आप सोचो कि फेसबुक ने जब खरीदा व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप की रेवेन्यू कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी। क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी? फेसबुक ने ये देखा कि व्हाट्सएप कैन बिकम द यूनिवर्सल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, तो वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी। तो उसने अपने एनालिसिस किया कि इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, या इसके मेरे यूजर्स कितने बढ़ सकते हैं ओवर अ पीरियड, और मैं इसको फिर कैसे मोनेटाइज करूंगा। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या देखता है? ओके, आई थिंक जो आप बाकी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द क्लॉज एंड द टर्म शीट, तो टर्म शीट के बारे में हम बात करेंगे आगे के सेक्शंस में, जब हम टर्म शीट को डिटेल में पढ़ेंगे कि टर्म शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं इन्वेस्टमेंट के ठीक पहले। हमारा टर्म शीट पे एक दिन का पूरा फुल फ्लेज सेशन होगा। टर्म शीट को कैसे, हम किन बातों का हमें ध्यान रखना है, डिकोडिंग टर्म शीट पे हम बात करेंगे। उस समय हम ये सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हमारे जो लीक से हट के हम उनको नहीं ले रहे हैं, तो वी कैन टेक दैट सम अदर डे, या फिर हम उसको सोशल मीडिया पे ले सकते हैं। तो भूषण, यस, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, यू आर सेइंग समथिंग। आपका थोड़ा इंटरनेट पर सो मैं वही बोल रहा था कि जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करने का, आप जो बोल रहे हैं कि गूगल कल आके मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, फेसबुक करेगा, तो आपको ये बताना है कि आपका कौन सी वजह है कि वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मैं जब बोलता हूँ कि जोमैटो ने ग्रोफर्स में पैसे डाले, तो जोमैटो ने ग्रोफर्स में क्यों पैसे डाले?
इज इट दैट उसको ग्रोफर्स का कस्टमर बेस एक्सेस मिल रहा था, या ऐसा है कि पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क मिल रहा था ग्रोफर्स का, वो क्या मिल रहा था? या फिर जोमेटो ने ये बोला कि नहीं, मेरे पास अगर ग्रोफर्स का बिजनेस आ जाता है तो मेरा जो बिजनेस आवर्स है ड्यूरिंग द डे, मैं सिर्फ आज सुबह अगर मैं सिर्फ होटल और ये सब करता हूँ, रेस्टोरेंट का करता हूँ, तो मेरे वर्किंग आवर्स सिर्फ 5 घंटे है दिन में, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रोफर्स डिलीवरी मेरा बिजनेस आवर्स बिकम्स प्रोबेबली 10 आवर्स इन अ डे। इसकी वजह से मेरा कॉस्ट काफी कम हो सकता है, मेरी ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। तो आपको ये डिफाइन करना है, आपको अगर कोई खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा। अगर आपने ये डिफाइन कर दिया तब उसके बेसिस पे फिर आप वैल्यूएशन करते हो, दैट बिकम्स योर एग्जिट वैल्यूएशन। उसको मैं जब वो एग्जिट वैल्यूएशन को मैं आज डिस्काउंट करके लेके आता हूँ वैल्यू पे, तो वो मेरा हो गया करंट वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस। Yeah, I think to sum it up, because आज का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, तो जो लोगों को एक सबसे बड़ा मिथ भूषण ने दूर किया कि आपको कभी वैल्यूएशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ रेवेन्यू को टारगेट नहीं बनाना है, प्रॉफिट भी आपको बनाना है कि आप अगले 2 साल में इतना रेवेन्यू हासिल करेंगे। ठीक है, आप 2 साल प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, बट आप किस साल से प्रॉफिट बनाने लगेंगे वो स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यूएशन का आपका होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। यू ओनली कैन टेल दैट कि मेरे स्टार्टअप में मुझे इतना पैसा चाहिए और उस पैसे को मैं ऐसे खर्च करने वाला हूँ, वो प्लान आपके पास में रेडी होना चाहिए। काफी लोगों ने बिजनेस मॉडल के बारे में बोला, तो मैं जो हमने कल कहा था उसको रिपीट कर देते हैं। आज के सेशन के बाद से, क्योंकि हमने बिजनेस मॉडल पे बात की, हमने रेवेन्यू मॉडल पे बात की और हमने आज वैल्यूएशन को भी समझा। नाउ वील ओपन द गूगल फॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको अपने आइडियाज बताने हैं। फिर आपको आइडिया बताने के बाद हम हर दिन एक स्टेज क्रॉस करेंगे। ठीक है, आपको आइडिया पे हम 2 दिन देंगे, फिर हम आपसे आपका बिजनेस मॉडल बनाने को बोलेंगे, फिर हम उसमें आपकी हेल्प भी करेंगे। वी विल शेयर सम टेम्पलेट जिनको आप यूज करके अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं। हम कई सारे रेवेन्यू मॉडल्स आपको देंगे, आपको जो सुटेबल लगता है आप इन्वेस्टर से अलग, हमारे मेंटोर से अलग से बात कर सकते हैं। आपको रेवेन्यू मॉडल सबमिट करना है, आपके बिजनेस आइडिया पे, बिजनेस मॉडल पे, रेवेन्यू मॉडल पे और आपके वैल्यूएशन पे ही हम टॉप 100 स्टार्टअप सिलेक्ट करेंगे, जो हमको पूरे पाठशाला के बाद सिलेक्ट करना है टॉप 100 स्टार्टअप। तो आज के बाद हम वो लिंक आप लोगों के लिए ओपन कर देंगे। एंड यस, इट वाज अ ग्रेट सेशन टुडे भूषण, एंड वी रियली थैंक यू। आपने 2 दिन पूरा हमें दिया। पहले दिन हमने आपने आर्ट और साइंस के एस्पेक्ट को समझाया और आज हमने मैथमेटिक्स को समझा कि कैसे स्टार्टअप को यूज कर सकते हैं। आप, काफी लोगों का क्वेश्चन था कि आप फेसबुक में नहीं है, हम लोग टेलीग्राम पे बहुत जल्दी ग्रुप बनाने वाले हैं। वी डोंट हैव अ ग्रुप इन टेलीग्राम राइट नाउ, बट जैसा कुछ लोगों ने बोला, आई थिंक मोनीश ने और बाकी लोगों ने भी बोला, वी कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग डील, वी विल डू दैट सून। So thank you Bhushan, thank you for giving time to us. Thank It you, was always Bhushan. a pleasure talking to you. Thanks Megha and Agranshu, and we'll see you Thank you, tomorrow. CK. Thanks. Thanks to all our viewers. We'll come up with a next session tomorrow. Thank you everyone. Thank you, Thanks, Bhushan. everyone. Thank you. Thank you. Vijay.